दोस्तों, सभी मौजूद अगर मैं कुछ शामिल लेना एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक नई मुश्किल पैदा होगी है, क्योंकि एक ऐसा उहदेदार है या मौजूदा हुकूमत का एक ऐसा करैक्टर है जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है और उसके खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ खुद शिकायत लेकर पहुंच गए हैं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के सामने जाकर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि पैन की मेरे मगर लाता है ये तो इस वक्त वजीर आजम के ही इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू हो गए। ना सिर्फ वजीर आजम के इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, बल्कि वजीर आजम की तरफ से भिजवाई जाने वाली फाइल्स के ऊपर भी एतराजात लगाकर वापस वजीर आजम हाउस में भेजना शुरू हो गए हैं। जनाब, इस मुतालबे पर या इस शिकायत के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट भी एक जानिब मकबसे का शिकार हो चुकी है, क्योंकि दोनों तरफ यानी इस तरफ भी यानी जो शिकायत कुरिंदा है ये जिसके बारे में शिकायत आयद की जा रही है वो दोनों ब्लू आइड हैं जनाब इस्टेब्लिशमेंट में के लिए। और मेरा इशारा है इस हवाले से जनाब मोहसिन नकवी साहब की तरफ। मोहसिन नकवी साहब इस्टेब्लिशमेंट के चहीते हैं, इसके अंदर तो किसी को कोई शक व शुबा होना ही नहीं चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट के चहीते होने के हिसाब से वो किसी को इस काबिल ही नहीं या इस लायक ही नहीं समझते कि जनाब उसके साथ वो कम्युनिकेट कर ले। वो तो वजीर आजम को घास नहीं डाल रहे, हत्ता कि उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए किसी भी जमात में शामिल होने से भी न सिर्फ माजरत कर ली, बल्कि उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला करते हुए अपनी इस ताकत को, अपनी इस रिट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि कोई भी मेरी हवाल नहीं तक सकता। और इसके बाद तो फिर यकीनी तौर पर ये जो पांबड़ थे इन्होंने मचना ही था, और ये जो पांबड़ मचे हैं ये बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहानी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। इतराजात किस बात पर हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, और इस्टेब्लिशमेंट का जवाब क्या है ये उससे बढ़कर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। लेकिन उससे पहले इन तमाम तफसीलात को आपके साथ शेयर करने से पहले एक और फैसला है वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर वजीर आजम साहब ने वो जो शिकायत वाला मामला है ना उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को एक खामोश पैगाम दिया है। और मुझे लग ऐसे रहा है कि हुकूमत की तश्कील से पहले ही कोई नई खिचड़ी है जो शायद पक रही है, और ये जो लाइनअप डेवलप हो रही है मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के अंदर, ये मेरा ख्याल है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब दोनों के लिए एक नई दर्द सर बनने जा रही है। कैसे, ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आपको पता है कि मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज को चलाने के लिए जो हुकूमती तरीकाकार है उसके तहत काबीना की कमेटियां बनती हैं जिनको हम सब कमेटी कहते हैं, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, कैबिनेट कमेटी ऑन हेल्थ, कैबिनेट कमेटी ऑन एजुकेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन फाइनेंस, कैबिनेट कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स। इस तरह की मुख्तलिफ कमेटीज बनती हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने इस मरतबा कुछ अहम चुनिंदा वजारतों को अपने पास रखा, जैसे वजारत निजकारी है जिसके वजीर हैं जनाब अलीम खान साहब, वजारत दाखिला है जिसके वजीर हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, वजारत खजाना है जिसके वजीर हैं जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब, और वजारत खारजा है जहां पर वजीर तो जनाब इसहाक डार साहब हैं, लेकिन उनके साथ कुछ और लोगों को भी शामिल बाजा कर दिया गया है ताकि वहां पर भी इसहाक डार साहब कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से काम ना कर सकें या कुछ ऐसे मनमानी ना कर सकें जिससे जो ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ वो उस पर कोई हर्फ आ सके। अब ये कमेटियों की तश्कील के अंदर कुछ कमेटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जिस तरह इक्तसादी राब्ता कमेटी है। इक्तसादी राब्ता कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसका जो चेयरमैन है वो इनफैक्ट वजीर आजम के लेवल जैसे इंतजामी जो है वो इख्तियार रखता है, क्योंकि इस कमेटी के अंदर वजारत खजाना के साथ साथ वजारत प्लानिंग, वजारत कॉमर्स, वजारत ट्रेड, वजारत एनर्जी, वजारत पेट्रोलियम और वो तमाम के तमाम जो लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से मुल्क की मईशत के साथ जुड़े होते हैं वो उसके अंदर शामिल होते हैं। और ट्रेडिशनली वजीर खजाना ही ईसीसी की मीटिंग्स को हेड करता है और ईसीसी की कमेटी का चेयरमैन होता है। और अब चूंकि जो वजीर खजाना है वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा है और उस वजीर खजाना को ही असूली तौर पर कैबिनेट कमेटी की इस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन इसको चेयर करना चाहिए था। लेकिन यहां पर बताया यह जा रहा है कि मुमकिन तौर पर इसहाक डार साहब की कुछ इंटरवेंशन काम आई और इसहाक डार साहब इस कमेटी का मेंबर बनना चाहते थे। इसहाक डार साहब चूंकि इस वक्त हैं वजीर खारजा और वजीर खारजा का इक्तसादी अमूर के साथ किसी तरह का कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं बनता, लिहाजा वजीर खारजा को इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया और उनसे माजरत कर ली गई। उनसे ये कहा गया कि जनाब कवायद इस बात की इजाज़त नहीं देते, हाँ आपको किसी खास इशू के ऊपर इस कमेटी में शिरकत की दावत दी जा सकती है।
एज मुबस्सर या एक खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर, वो भी अगर वजीर आजम चाहें। जिसके बाद बताया यह जाता है कि इसहाक डार साहब औरंगजेब साहब को इस कमेटी की सरबराही से हटाने के लिए कुछ मुतहरक हुए और फिर इस वक्त जो वजीर आजम ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें जनाब औरंगजेब साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा है शहबाज शरीफ साहब की काबीना में, उनको इस अहम जो है ना कमेटी उसकी सरबराही से महरूम रखा गया है। और यहाँ पर जनाब वजीर आजम खुद इस इक्तिसादी राब्ता कमेटी को चेयर करेंगे और इस मरतबा इसको चेयर करने का खुद वजीर आजम की तरफ से जो फैसला है वो शायद इस वजह से है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके इस फैसले पर किसी तरह की कोई तनकीद या एतराज़ ना कर सके। दूसरा, इस वक्त एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो IMF के साथ मुमकिन डील के हवाले से भी अहमियत का हामिल है वो है हमारी निजकारी। अब और उसमें मुख्तलिफ ऐसे सरकारी कारोबार या सरकारी इदारे जो मुसलसल घाटे का शिकार हैं उनको बेचना और वहाँ से जो रेवेन्यूज हैं उसको कलेक्ट करना। और इसके लिए इस वक्त जो वजारत है निजकारी की, प्राइवेटाइजेशन की जो वजारत है उसको हेड कर रहे हैं जनाब अलीम खान साहब। अब अलीम खान साहब अगरचे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त वो ऑल इन ऑल है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, लेकिन इसके साथ साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के भी ब्लू आइड हैं। ट्रेडिशनली कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन का हेड भी वजीर खजाना ही होता है, लेकिन इस मरतबा वजीर खजाना को इस कमेटी का हेड भी नहीं बनाया गया और उनकी जगह पर जनाब अलीम खान साहब को जो है ना कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन इसका हेड बना दिया गया है। 7 कमेटियां हैं, 7 कैबिनेट कमेटीज हैं जिनकी तश्कील के लिए वजीर आजम ऑफिस से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें से 2 अहम तरीन कमेटीज में से जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब को उससे अलग कर दिया गया है और ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है फैसला। इसके साथ साथ जो काबीना की मुख्तलिफ जो कमेटीज हैं उसमें कुछ और फैसले भी किए गए हैं। मिसाल के तौर पर वजीर खारजा, मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना कि पहले वजीर निजकारी जनाब अलीम खान साहब को इसका हेड बनाया गया, लेकिन फिर उसके बाद इस फैसले में तब्दीली की गई और वजीर निजकारी अलीम खान साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझे जाते हैं उनकी जगह पर जनाब इसहाक डार साहब को निजकारी की कैबिनेट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया, जो वजीर खारजा हैं और वजीर खारजा होने के नाते निजकारी के साथ उनका दूर दूर तक कोई जो है ना वो ताल्लुक नहीं बनता। लेकिन जनाब जो है कैबिनेट कमेटी बराए निजकारी इसको हेड करेंगे वजीर खारजा और जो सरकारी मलकियती इदारों की निजकारी के लिए पॉलिसी भी मुरतब करेंगे और इस कमेटी में शामिल होंगे वजीर खजाना, वजीर तजारत, वजीर तवानाई और वजीर सनत व पैदावार के साथ साथ वजीर निजकारी। हालांकि इस कमेटी का हेड वजीर निजकारी को या वजीर खजाना को होना चाहिए था। अच्छा, इसके साथ साथ एक और कैबिनेट कमेटी बनी है और यह भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है और इस कमेटी में माजी में भी जो अहम तरीन जो है ना वजारतें वो इसको हेड करते रहे हैं और चूंकि ये ताल्लुक है, इस कमेटी का ताल्लुक है पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर से, CPEC से, और इस कमेटी का नाम है कमेटी बराए चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट। ठीक है, ट्रेडिशनली इस कमेटी में जैसे ही नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर ये काम शुरू हुआ था तो वजीर आजम खुद इस कमेटी को हेड किया करते थे, लेकिन अब इस कमेटी के अंदर जनाब वजीर मनसूबाबंदी यानी SN इकबाल साहब को इसका हेड बना दिया गया है। अब दूसरी जानिब ये सिचुएशन चल रही है और ये इस बात की तरफ इशारा दे रही है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को किसी भी तरीके से उनको अपनी मर्जी की पॉलिसीज चलाने से रोका गया तो फिर जो कैबिनेट के अंदर जो इश्यूज है उसको जरा डिफरेंटली हेड किया जाएगा और शायद यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन सरकर्दा अफराद को इन कमेटीज से अलग करके शायद उस हरकत का पैगाम दिया गया है जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया था। मामला क्या है, ये भी बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। होता यह है कि आज से चंद रोज कबल एक मुलाकात होती है और वो चूंकि SIFC का प्लेटफॉर्म की मीटिंग थी और उससे पहले
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ 1-to-1 मुलाकात भी होती है। बताया ये जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने वाली इस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के चहीते वज़ीर मोहसिन नकवी साहब की एक शिकायत की गई, जिस पर जो है उनका ये मानना था या उनका ये ख्याल था वज़ीर आज़म साहब का कि उनकी बात को इस्टेब्लिशमेंट वाले सुनेंगे या उनको कोई हिम्मत बताएंगे या उनको ये कहेंगे अच्छा यार सी में गाल करने तो फिक्र ना कर, चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। शहबाज शरीफ साहब उस वक्त हैरान रह गए जब उनको इस बात का अंदाजा हुआ कि वो जो चहीते वजीर हैं यानी मोहसिन नकवी साहब, वो इस मामले को पहले ही इस्टेब्लिशमेंट के नोटिस में ना सिर्फ ला चुके हैं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को ये बात बावर भी करा चुके हैं कि जनाब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी तवक्कुआत के मुताबिक पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करूं, आपको 10 आउट ऑफ 10 रिजल्ट्स या परफॉर्मेंस दूं, तो फिर जो है ना मेरी मर्जी की टीम ही चलेगी। मामला क्या है, ये भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। आपको मालूम है कि अगर आपने वज़ीर दाखिला है तो अमूमी तौर पर जो पॉलिसी साज है, पॉलिसी साजी होती है पूरे मुल्क में अमन व अमान की हालात के हवाले से, वो जिम्मेदारी है वज़ीर दाखिला की और उनके साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला की। इसके साथ साथ वजारत दाखिला की जो मेन डोमेन है उसके अंदर आता है फेडरल टेरिटरी यानी फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के लिए जो चीफ कमिश्नर है और आईजी इस्लामाबाद है, ये दो तकर्रियां ऐसी हैं जो इस बात का तयन करती हैं कि इस्लामाबाद में जो सारे के सारा कंट्रोल है वो मरकजी हुकूमत के हाथ में यानी वजीर आजम के हाथ में रहेगा। अब ये जो तनाज़ा है ये डेवलप हुआ है जनाब मोहसिन नकवी साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। होता यह है कि जैसे ही कैबिनेट की फॉर्मेशन होती है, कैबिनेट की फॉर्मेशन के बाद पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूशन होती है और उसके बाद फिर वहां पर टीम्स के हवाले से तबादला ख्याल का आगाज होता है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद के लिए 3 नाम जो है ना निगरान वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब के भेजे गए, और उसमें से एक नाम था ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं डॉक्टर फ़खर आलम साहब का, ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं जनाब मोमन आगा साहब, और ग्रेड 21 के ही एक दूसरे ऑफिसर हैं सैयद अली मुर्तज़ा साहब। इनके नाम भेजे गए और उनसे कहा गया कि जनाब इन 3 में से किसी एक को आप सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए आप अपॉइंट करने की सिफारिश कर दें ताकि वजीर आजम आपकी इस रिकमेंडेशन को मंजूर करते हुए इन अफसरों की वहां पर तकर्री कर दें। जिसके जवाब में जनाब मोहसिन नकवी साहब ने एक और फाइल जो है वो वजीर आजम हाउस में भेज दी, जिसमें वजीर आजम ऑफिस की तरफ से जो नाम रिकमेंड किए गए थे वो उनमें से कोई एक नाम भी शामिल नहीं था। और इसमें इस मरतबा जो वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कोई ऑप्शन वजीर आजम को नहीं दिया। होता यह है कि हर एक ओहदे के लिए 3-3 लोगों का एक पैनल दिया जाता है ताकि वजीर आजम अपनी चॉइस के मुताबिक उन 3 में से किसी एक बंदे को लगा दें। मोहसिन नकवी साहब ने ये जो 3 ओहदे हैं यानी सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद, इनके लिए एक एक नाम ही तजवीज़ किया, और हैरान कुन तौर पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का नाम उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला के लिए तजवीज़ किया। अब वो पुलिस सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, और ये जो सेक्रेटरी दाखिला की पोस्ट है ये डीएमजी ग्रुप की है, यानी डीएमजी की ब्यूरोक्रेसी का तो एक बड़ा कल्ट है यहाँ पे। अब ब्यूरोक्रेसी इस मामले पर मोहसिन नकवी साहब की हो गई है खिलाफ, और उनका ये मानना है कि मोहसिन नकवी साहब ने इनफैक्ट उनकी डोमेन में आने की कोशिश की है और उनको कर्टेल करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब की ब्यूरोक्रेसी के साथ ठन गई है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के नाम से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा नाम जो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से भेजा गया है वो है सुहेल अनवर साहब का, जो सेक्रेटरी कम्युनिकेशन भी रह चुके हैं, और मोहसिन नकवी साहब ये जो सुहेल अनवर साहब हैं इनको अपने साथ पीसीबी में भी लेके गए जब वो पीसीबी के चेयरमैन थे, और उनकी ये ख्वाहिश है कि जनाब सुहेल अनवर साहब को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद लगाया जाए। अब जब ये वाली फाइल जाती है वजीर आजम हाउस में तो वजीर आजम हाउस इस फाइल को रोक लेता है। जब ये फाइल वो वजीर आजम की रिकमेंडेशंस वजारत दाखिला में रुक जाती हैं, वजारत दाखिला की रिकमेंडेशन वजीर आजम हाउस में रुक जाती हैं, जिस पर ये जो दोनों फरीक हैं ये पहुंच जाते हैं दर दौलत पर।
दर दौलत पर, और दर दौलत पर जाकर हाजिर देते हैं। इत्तफाक ये है कि पहले मोहसिन नकवी साहब पहुंच जाते हैं दर दौलत पर, और दर दौलत का बुआ खटखटा के कहते हैं कि पाएं तुसी मन कितने फसाता है, ऐसे देखो तो मेरी गाली नहीं को मंदा सुनता, जो मैं कह रहा हूँ वो हो नहीं रहा, और अगर ये नहीं होगा तो बताएं फिर मैं कैसे करूंगा, मैं क्यों नक पावांगा सारे। इस तरह की जो डायलॉग बाजी है वो वहां पर होती है, ऑब्वियसली ऐसी ही डायलॉग बाजी होती होगी। और फिर उसके बाद उनको हौसला देके भेजा जाता है, और जनाब बाद में शहबाज शरीफ साहब एंट्री डाल देते हैं। शहबाज शरीफ साहब एंट्री डाल देते हैं कि तुसी वजीर दाखिला की थां ते वजीर आजम ही ला देना सी भाएं उन्होंने। अगर आपने इस तरह की चीजें करनी थी तो आपको बेहतर था कि आप उनको वज़ीर आज़म लगा देते हैं। मैं उनकी कबीना के अंदर कोई जो है मावन खुसूसी बन जाता है, कोई मुशीर बन जाता है, कोई चलो उनकी भी इज्जत रह जाती, मेरी भी इज्जत रह जाती, कोई रल मिल के कम पा लेंदे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। लिहाजा बेहतर यह है कि इन चीज़ों को सेटल डाउन कर लिया जाए, और फिर इस तनाज़े का जो असर है वो हमें कैबिनेट कमेटीज़ के तश्कील के ऊपर नजर आता है, जहां पर इस्टेब्लिशमेंट के सर्टिफाइड हमायत याफ्ता लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है और उनको चेयरमैनशिप से हटा दिया जाता है। अब इस्टेब्लिशमेंट आ गई है मुश्किल में, और सूरत भी यकीनी तौर पर मुश्किल में है कि जनाब वो किस फेवरेट का साथ दें। अहम मखमसा उनके लिए पैदा हो गया है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी अमंग वन ऑफ देयर फेवरेट्स हैं, और मोहसिन नकवी साहब अनडाउटेडली उनके फेवरेट हैं। लिहाजा ये जो एक कश्मकश है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ये एक नई सूरत हाल को डेवलप कर रही है, और ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब मौजूदा दौर के अंदर ये जो हुकूमत साजी का तश्कील है ये शायद इतनी आसान नहीं है जितनी आसान इसको समझा जा रहा था। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।